Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग GIKI गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 जुलाई के तमाम पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे जो कि बच्चों ने हमसे शेयर अप करे। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर GIKI का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और अगर आप वाकई में GIKI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करना है। तो आज के दिन GIKI का टेस्ट कैसा कंडक्ट हुआ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कल की लास्ट शिफ्ट के जो मजीद क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के तमाम क्वेश्चन को भी इंशाल्लाह ताला उस दबजल डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कल भी आया था कि लिमिट एक्स अगर अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर तो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन क्या होगा। याद रखिएगा, कभी भी लिमिट एक्स अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही हो तो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन बराबर होता है 0 के, जबकि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हो 0 के ऊपर तो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन बराबर होता है किसके, 1 के। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 2 के ऊपर और मेरे पास यहाँ पे जो x है x माइनस का 2 ये मॉडुलस की फॉर्म के ऊपर और फिर नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है x माइनस का 2 आ रहा है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 2 के ऊपर और ऊपर मॉडुलस का फंक्शन आ रहा है कि भैया मॉडुलस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो भाई मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस को जब कभी आप एक्सपेंड करवाते हो तो एक दफा वो पॉजिटिव पे होता है, एक दफा नेगेटिव पे होता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो भाई यहाँ पे देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 2 के ऊपर, मुझे फंक्शन कैसा गिवन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। अब 99% बच्चे इस बारे में कंफ्यूज होंगे, से सॉल्व कैसे करेंगे। भाई मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक दफा वैल्यू आपकी पॉजिटिव में ओपन होगी, एक दफा नेगेटिव में होगी। तो जाहिर सी बात है एक दफा मेरे पास यानी कि ये x माइनस का 2 पॉजिटिव में होगा और एक दफा नेगेटिव के ऊपर होगा, नॉर्मल सी चीज है। तो भाई आप यहाँ पे पहले तो चेक करोगे लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के हम चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के ऊपर जाऊं, यानी कि मैं मॉडुलस की कंसीडर कर रहा हूं कि पॉजिटिव पे ओपन होगा, अगर मैं कंसीडर करता हूं कि मॉडुलस पॉजिटिव पे ओपन हो रहा है तो ऊपर प्लस का x माइनस 2, नीचे डिवीजन में x माइनस 2 आएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पास 1 बनता है। बट अगर मैं x की वैल्यू लेसर देन 2 के ऊपर रखता हूं, यानी कि अगर मैं इस मॉडुलस की नेगेटिव वाली वैल्यू को लेकर चलता हूं, नेगेटिव का x माइनस 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक और क्वेश्चन आ रहा था, फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2x के दरमियान। अब देखो एरिया निकालना है आपको, इसके दरमियान में कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सा तरीकेकार है। आपको यहाँ पे देखो 2 इक्वेशंस गिवन है, मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, 2 इक्वेशन। एक मुझे इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की और दूसरी मेरे पास आ रही है y इज इक्वल टू 2x की। सबसे पहले तो आप अपनी लिमिट्स निकाल लीजिए, कैसे कि दोनों को आपस में कंपेयर करवा दो तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2x के बराबर। फिर तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट कर दूं तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0 की और एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 की, क्योंकि एक फैक्टर x इज इक्वल टू 0 का आ गया और एक फैक्टर x माइनस 2 का आ गया। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज मेरे पास आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। अब मैं फाइनली अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकता हूँ, एरिया अंडर द कर्व चूंकि मुझे निकालना है। तो उसका सिंपल सा तरीकेकार क्या है, दोनों इक्वेशंस को आपस में मैं सेपरेट करवा दूंगा, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को, तो ये बन जाएगा 2x माइनस का x स्क्वायर इंटू dx का dx और फिर लिमिट्स को आप अप्लाई करवा दोगे। तो भाई एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी सिंपल 2x के ऊपर और आपके पास 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंपल तरीके से 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और द लिमिट्स विल बी 2 and 0। फिर एक दफा मेरी इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी कहां पर, अगेन x स्क्वायर के ऊपर, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बन गया, लिमिट्स आ गई 2 और 0 की। तो सिंपल तरीके से आप इसको सिंपलीफाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस का साइन और अगेन यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है पहले आ गया और इधर हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इज 8 माइनस 0 का क्यूब इज 0। मेरे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 माइनस का 8 बाय 3। इसको फर्दर अगर आप एलसीएम ले लो 3 4 12 बन गया और 12 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो 4/3 मेरा आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का। तो सिंपल सा आंसर आ गया 4/3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x पावर cos x।
बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन की पावर, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको मैंने कई दफा बताया है। कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट होती है कि आपने एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करना है, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव का sin x, बीच में साइन लगाओगे पॉजिटिव का। अब देखो जिस टर्म का, अब आप गौर से देखो कि भाई आपने के पास जो बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर के ऊपर आ जाएगा, और पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। इसी तरीके से भाई एक और बच्चे ने फिर अपना मजीद पेपर शेयर किया, डेरिवेटिव ऑफ x इनटू e की पावर cos x, सिंपल डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि सिंपल तरीके से आपने पहली वाली टर्म को एडिस लिखना है, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, e की पावर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव लोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव का sin x होगा, बीच में साइन लगा दोगे पॉजिटिव का, जिस टर्म का आप डेरिवेटिव ले चुके हो उस टर्म का आप डेरिवेटिव लोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उस टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन फाइनली हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सही है भैया। एक और क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा बेटा आप देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि अगर आयोटा की वैल्यू बराबर है अंडर रूट नेगेटिव 1 के, और क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट नेगेटिव पाई है, और क्वेश्चन है cos x माइनस का आयोटा sin x इंटू cos x माइनस का आयोटा sin x, तो ये किसके बराबर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है भैया, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट नेगेटिव का पाई है, और मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है cos x माइनस का आयोटा sin x, और फिर cos x माइनस का आयोटा sin x दो दफा आ रहा है, तो ये होल स्क्वायर बन गया ना इंटू dx का dx, क्योंकि देखो आपके पास cos x माइनस आयोटा sin x है, cos x माइनस आयोटा sin x है, तो ये बन गया cos x माइनस आयोटा sin x का होल स्क्वायर। अब जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टी मालूम है कि हमेशा याद रखिएगा cos x माइनस का आयोटा sin x किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है दुनिया के अंदर e की पावर नेगेटिव ऑफ आयोटा x के। बेसिक चीज है भैया, किसके बराबर होता है, e की पावर नेगेटिव ऑफ आयोटा x। तो बेटा देखो cos x माइनस का आयोटा sin x इसके बराबर होता है, ये होता है e की पावर नेगेटिव का आयोटा x। अब चूंकि ऊपर cos x माइनस आयोटा sin x का होल स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाए, नीचे नेगेटिव का पाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा e की पावर में नेगेटिव का आयोटा x का होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर जो आ रहा है जाहिर सी बात है पावर पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो जाहिर सी बात है पावर के अंदर 2 आ जाएगा मेरे पास। अब फाइनली आप यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के ऊपर जाएंगे, तो इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, मेरे पास देखो e की पावर में क्या आ रहा है, नेगेटिव का 2 आयोटा x। अब देखो 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है अंडर रूट में नेगेटिव 1 है, तो वो भी एक कांस्टेंट है, तो वो भी आपके पास एक टर्म, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लेकर आओगे ताकि पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद हो, ताकि तभी मैं सिंपल तरीके से इसको अप्लाई कर सकूं। तो फाइनली ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव के 2 आयोटा से हमने डिवाइड भी करवाया, सही है भैया, और यहाँ पे नेगेटिव के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर नेगेटिव का 2 आयोटा x इंटू नेगेटिव का 2 आयोटा इंटू dx के बराबर। अब फाइनली चूंकि पावर में आने वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव आ चुका है, तो मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा, तो नेगेटिव का 2 आयोटा एज इट इज, और ये आ जाएगा e की पावर नेगेटिव का 2 आयोटा x एज इट इज का एज इट इज, और मेरी लिमिट्स क्या थी, पाई और नेगेटिव पाई की। अब फाइनली आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा सकते हैं। तो अब जब मैं अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा तो फाइनली सिंप्लीफिकेशन करवा दी जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, एक दफा आप अपर लिमिट लोगे, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 आयोटा x की जगह पे पाई आ गया, फिर माइनस का साइन, और एक दफा हम लोग लेंगे लोअर लिमिट को, और लोअर लिमिट चूंकि किसके बराबर है, लोअर लिमिट नेगेटिव का पाई है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 आयोटा पाई बन जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 आयोटा पाई। अब देखो ये आपके पास फाइनली वैल्यू आ गई, हो सकता है यही आपका आंसर हो, नहीं तो इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि भाई दुनिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा जब कभी e की पावर के अंदर नेगेटिव का 2 आयोटा पाई आ जाए या पॉजिटिव का 2 आयोटा पाई आ जाए, तो ये बराबर होता है किसके, पॉजिटिव के 1 के। तो भाई आपके पास इधर e की पावर में प्लस का 2 आयोटा पाई हो या नेगेटिव का 2 आयोटा पाई हो, ये 1 के बराबर होता है, तो भाई ये भी आपके पास 1 के बराबर आ गया, ये भी आपके पास 1 के बराबर आ गया, तो 1 माइनस का 1 0 हो गया, तो मेरे पास ऊपर आ रहा है 0 और नीचे आ रहा है 2 आयोटा, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 0 के बराबर। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। फाइनली दैट्स द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, दैट्स द लॉजिक।
अच्छा बेटा, आप देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है इसमें एग्जामिनर कह रहा है आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बच्चा। दुनिया में देखो कभी भी रिमाइंडर कैलकुलेट करने का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, लोग बड़ा परेशान होते हैं इसके ऊपर बाखुदा, इसको सॉल्व करना पता नहीं शायद कोई बहुत मुश्किल चीज है। हालांकि इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो फैक्टर थ्योरम होता है जो एक आपके पास नॉर्मल मेथड होता है, और एक शॉर्टकट होती है कि भाई यहाँ से देखो आप अपने पास जो है ना आपको फैक्टर क्या गिवन है x-2 का, तो यहाँ से आप अपनी x की वैल्यू निकाल लो, किसके बराबर आ जाएगी प्लस के 2 के। तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का 4 इंटू 2 का क्यूब आ गया, x क्यूब है। फिर आगे आ गया माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 4। इसको आप सिंप्लीफाई करवाओगे जो भी आपके पास आंसर आएगा डेट इज योर रिमाइंडर। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का फैक्टर थ्योरम वाला होता है। सर कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के थे, मुझे याद नहीं है, मगर पैराबोला से 2 क्वेश्चंस थे, एलिप्स से 2 क्वेश्चंस थे, सर्कल के 2 क्वेश्चंस थे और रेडियस फाइंड करना था। ओवरऑल टेस्ट मॉडरेट था। अच्छा, एक और बच्चे ने क्वेश्चन अपने यहाँ पे ऊपर शेयर किया था कि भाई 9 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 4 इंटू वाई प्लस का 3 इक्वल टू 36। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, फोकस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, वैसे मेरी नजर के अंदर तो ये स्क्वायर होना चाहिए था। भाई डायरेक्टली फोकस कैसे होगा, जाहिर सी बात है ना। पैराबोला की इक्वेशन की खास बात होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट लाजमी तौर के ऊपर कर रही होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से, जबकि एलिप्स या हाइपरबोला की पहचान ये होती है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का होना कंपलसरी है। तो भाई यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन के अंदर स्क्वायर मौजूद होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। खैर, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, मेरे पास इक्वेशन आ रही थी 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 36। तो आप पूरी क्वेश्चन को 36 से डिवाइड करवाओगे, क्योंकि 4 9 से 36 होता है, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा मेरे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा किससे 36 से, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 36 विल बी 4, 4 डिवाइडेड बाय 36 विल बी 9। अच्छा, अब देखो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन की खास बात क्या होती है, एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। दैट्स द बेसिक कंडीशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन की दुनिया में ये पहचान होती है कि एक्स स्क्वायर का होना भी कंपलसरी है, वाई स्क्वायर का होना भी कंपलसरी है, और दोनों के दोनों की जो इक्वेशंस आ रही होंगी उन दोनों के अंदर आपके पास क्या होगा, उन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से कोफिशिएंट्स खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के डिफरेंट होते हैं। तो दैट्स अ बेसिक थिंग कि मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन आ रही है, और एलिप्स की इक्वेशन के अंदर अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा मेजर एक्सिस कौन सा है, तो भाई आपके पास जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो आपके मेजर एक्सिस को डिनोट कर रही होती है, छोटी वाली वैल्यू डिनोट कर रही होती है माइनर एक्सिस को। तो मेजर एक्सिस क्या है, ए के बराबर 9 के बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। मुझे फोकस का पॉइंट चाहिए। फोकस का मतलब होता है एलिप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर सी का होना। अच्छा भाई, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सिंपल तरीके से मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं किस पैटर्न के ऊपर जाऊंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। मुझे सी चाहिए, क्योंकि फोकस का पॉइंट क्या होता है, सी का होता है, और चूंकि मुझे पता है इस पर्टिकुलर इलिप्स का मेजर एक्सिस वाई के अलॉन्ग। अब सी की वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है सी इज इक्वल टू ए ई का, या फिर एक तरीका होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 9 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 5 आएगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 5 के प्लस माइनस का रूट 5 के। तो भाई देखो, अगर तो इसने फोसाई पूछा हुआ तो देखो यहां से आपने सी की वैल्यू निकाल ली। अब फोसाई का वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मुझे एक और चीज यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है कि ये जो इलिप्स आ रहा है इसके सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तभी तो आपके पास बड़ी इक्वेशन आ रही है। जब सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो फिर फोसाई की इक्वेशन किसके बराबर होगी, फोसाई की इक्वेशन पे इस केस में बराबर होगी h कॉमा के प्लस माइनस के सी के। तो मेरे पास यहाँ पे h किसके बराबर होगा, देखो h बराबर होगा मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 1 के, जबकि मेरे पास k किसके बराबर होगा, k जाहिर सी बात है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे y प्लस 3 है तो k की वैल्यू होगी नेगेटिव का 3। तो फिर फोसाई का पॉइंट क्या आएगा, फोसाई का पॉइंट आएगा नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 5 के बराबर। ये मेरे पास फाइनली मेरा फोसाई का पॉइंट आ रहा होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर तो ये फोसाई का ऊपर हमारे पास सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपके पास एक स्क्वायर गिवन होता, अगर फिर फोकस पूछा जाए तो फिर ये पैराबोला का क्वेश्चन होगा, क्योंकि हो सकता है पेपर के अंदर ये सिर्फ एक आपको स्क्वायर गिवन हो। अगर एक स्क्वायर गिवन होगा ना, तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है, फिर ये पैराबोला का कॉन्सेप्ट है। तो फिर पैराबोला की इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, फिर पैराबोला के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए उसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ये 2-3 बुनियादी बातों का आपने बड़ा ख्याल रखना है।
अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एक और बच्चे ने अपना जीआईके का पेपर शेयर किया। ये आज के दिन का 7 जुलाई का हमारे पास पेपर आ रहा है। इसमें बच्चा क्या बता रहा था, इंग्लिश पोर्शन वाज इजी एंड देयर वर अप्रोक्सीमेटली 8 एमसीक्यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड द सिनोनिम्स वर उसने फिर आगे अपने सिनोनिम्स बताए हुए कौन कौन से उसके पास सिनोनिम्स आ रहे थे। मैथ्स वाज मॉडरेट बट सम क्वेश्चंस वर आई थिंक रिटन रॉन्ग। ओके, लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन, इफ five fair coins are tossed then what is the probability of having exactly 3 heads। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होगा ना यार। अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 5 फेयर कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, आपको टोटल आउटकम्स मालूम होने चाहिए। तो भाई अगर मैं 5 सिक्कों को हवा में उछाल रहा हूं, तो 5 सिक्कों को जब हवा में उछाल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे भाई। कॉइन्स के केस में टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5 बन जाएगा 32 के बराबर। नॉर्मल सी चीज है। तो आपको देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको पहले ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं निकालना, या क्या चीज कंप्लीटली फाइंड आउट करनी है। टोटल अमाउंट आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन समझ में आए ना आए वो अलग कहानी है। देखो अगर 5 पॉइंट्स का जिक्र हुआ तो मुझे टोटल आउटकम्स मालूम हो गए 32 है। अब आगे देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें एग्जैक्टली 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एग्जैक्टली 3 हेड। अब 5 कॉइन का केस बहुत बड़ा होगा हेड टेल के अंदर। अब आप ट्री टेबल भी अगर बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम जाया होगा। भाई मैंने आपको ट्री टेबल बनाना सिखाया था अगर 4 कॉइन्स तक का हो। अब 5 कॉइन्स हो तो आप ट्री टेबल बना सकते हो, हेड टेल फिर हेड 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 टेल हेड टेल। वो ट्री टेबल मैंने अपने लेक्चर में बनाना सिखाया हुआ है। मगर यहां पे डायरेक्टली ट्रिक को इस्तेमाल करो कि भाई ट्रिक क्या होगी। अगर मुझे एग्जैक्टली 3 हेड सिर्फ चाहिए ना, तो भाई मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करता हूँ, 5 कॉम्बिनेशन 3 को ले लेता हूँ। क्योंकि देखो टोटल 5 कॉइन है, उनमें से मुझे एग्जैक्टली 3 हेड आने की कंडीशन चाहिए। मुझे 3 हेड चाहिए किससे, 5 कॉइन्स में से। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 हो गया, तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को जब मैं ओपन करवाऊंगा बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो नीचे वाला 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, खत्म हो गया। तो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 4 तो 5 2 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 32 के बराबर। सही है ना भैया। आपके पास आंसर आएगा 10 बाय 32, 2 5s are 10 and 2 1s are 2 into 6 that is 12। तो 5 by 16 should be the correct answer। तो भाई माइट बी पॉसिबल इस बच्चे ने या तो क्वेश्चन लिखने में गलती करी हुई, तो बच्चा आगे कह रहा है कि सर मेरे पास भी 5 by 16 आ रहा था बट देयर वाज नो ऑप्शन लाइक दैट। द ऑप्शंस वर 1 by 2, 3 by 2, 5 by 32 या 1 by 16। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था। एंड अदर वाज वन इंटीग्रल लिमिट, इंटीग्रल है उसकी अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 2 है, 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 1 इन के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सही है ना भैया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन अपर लिमिट मेरे पास 5 की आ रही है, लोअर लिमिट 2 की आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 1 इंटू dx इज इक्वल टू ln k। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपको k की पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो भाई ये सिंपल है। तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखो, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ऊपर अगर नहीं मौजूद तो पहले लेकर आओ, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के, फिर आप पर्टिकुलरली जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा तो फिर हम लिमिट को अपनी अप्लाई करवाएंगे इक्वल टू के बाद ln के। तो अब जब फाइनली मेरे पास ये आ गया, अब मैं इंटीग्रेशन को पहले अप्लाई करवाता हूं, तो ये आ जाएगा ln का ln 2x माइनस का 1, और यहाँ पे मेरी लिमिट्स क्या है 5 और 2 के बराबर इक्वल टू के बाद ln के। अब आप जाहिर सी बात है लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे, लिमिट्स को अप्लाई करवाने के बाद टर्म वो सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर लेकर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा देखो 1/2 का 1/2 ये हो जाएगा एक दफा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 5 2 10 10 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा ln 9, फिर माइनस का साइन लिमिट का। अब लोअर लिमिट को अप्लाई करवाऊंगा 2 2 4 माइनस का 1, ये बन जाएगा 3 के बराबर इक्वल टू के बाद ln k का ln k एडिटिस का एडिटिस। तो हमने अब क्या कर दिया, अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दिया 2 से लेके 5 के दरमियान के ऊपर। तो ln 5 माइनस ln 9 माइनस ln 3 आ गया। अच्छा भाई इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो भाई ln की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर 2 दफा 2 टर्म्स के दरमियान में ln आ रहा हो, अगर 2 दफा ln आ रहा हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो ln को एक दफा लिखते हो और वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवा देते हो। ln की ये प्रॉपर्टी होती है दुनिया में कभी भी अगर 2 टर्म्स के दरमियान में ln आ रहा है और बीच में माइनस का साइन है, तो ln को एक दफा लिखोगे, दोनों टर्म्स को डिवाइड करवा दोगे, 3 3 ये 9 बन जाएगा इक्वल टू के बाद ln के। तो फिर गलत क्यों किया भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपके पास 1/2 का 1/2, यहाँ पे आ गया ln 3 इज इक्वल टू ln k के बराबर 1/2 का 1/2 और फिर ln 3 इज इक्वल टू ln k। अच्छा ln की प्रॉपर्टी होती है कभी भी ln से पहले अगर पावर आ रही हो, अगर ln से पहले कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो वैसा पावर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से ln 3 की पावर में 1/2 इज इक्वल टू ln k। अब फाइनली ln से ln कट गया तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी √3 के बराबर, 3 की पावर 1/2 के बराबर। तो ये इसका क्वेश्चन था। इट वाज इजी बट आई गॉट इट रॉन्ग। ओके परफेक्ट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट ईयर इज इंपॉर्टेंट एज इन माय एग्जाम
3 वर देयर, यानी कि 3 क्वेश्चंस आए हुए थे बट 2 वर रिपीटेड एज वेल, सो इट कम्स टू 5, यानी कि 5 क्वेश्चंस आए हुए थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से फिजिक्स के पोर्शन के अंदर। ओवरऑल द टेस्ट वाज मॉडरेट इन फिजिक्स, इट वाज सम पॉइंट्स अनइमेजिनेबली हार्ड ड्यू टू द मिसिंग इंफॉर्मेशंस। ओके, यानी कि फिजिक्स के अंदर काफी टफ पेपर था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें अनइमेजिनेबली हार्ड आ रही थी। फिर हमारे पास एक और बच्चे ने अपना रिव्यू शेयर किया, एक और बच्चे ने अपना पेपर पर्टिकुलरली शेयर किया जो उनके पेपर के अंदर आया GIKI के एग्जाम के अंदर। एरिया बिटवीन C5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। तो भाई ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको हमने पर्टिकुलरली ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस किया, तो पैराबोला वाला जो क्वेश्चन था। तो भाई आपको बेसिकली क्या गिवन है। अच्छा बेटे, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और एंड पॉइंट x एक्सिस, और फिर मेरे ख्याल में ये कंप्लीट एक ही क्वेश्चन है। पॉइंट्स 1,1 नेगेटिव 1,7 0,4 आर ऑप्शन। भाई या तो ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, नहीं तो मेरी नजर में ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है और ये आपको लिमिट्स के पॉइंट्स गिवन है। तो भाई अगर तो मेरे पास एग्जामिनर मुझसे कह रहा है ना मुझे एरिया निकालना है, कौन सा है, एक मुझे कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का, और अगर x एक्सिस के ऊपर निकालना है तो फिर आप x का पॉइंट लेके चल लो। x का पॉइंट या अगर तो ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है तो मेरे पास 1 नेगेटिव 1 के होंगे, उस सूरत के अंदर फिर ये 1 और नेगेटिव 1 हो गया, यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर इंटू dx। तो मैं सिंपल तरीके से लिमिट्स को अप्लाई कर सकता हूँ और एरिया अंडर द कर्व में निकाल लूंगा इजीली, अगर तो ये क्वेश्चन इसी का पार्ट है। नहीं तो फिर याद रखिएगा ये जो आपके पास पैराबोला आ रहा है वो y एक्सिस का आ रहा है और x एक्सिस के ऊपर आपको एरिया निकालना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरी नजर में ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है। सही है ना भैया, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि अदरवाइज तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि a माइनस का b यूनियन b माइनस का a क्या होगा। भाई इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स a माइनस का b, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव द कॉमन एलिमेंट और ओनली राइट द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, यानी कि a की, और b माइनस a का मतलब क्या होगा, कैंसिल आउट ऑल द कॉमन पार्ट्स एंड राइट ओनली फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज, यानी कि b की वैल्यू सारी लिखी जाएंगी। तो जब उनमें कॉमन लोगे फिर तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो भाई आपका आंसर किसके बराबर होगा, आपका आंसर बराबर होगा a यूनियन b माइनस का a इंटरसेक्शन b के। ये डिपेंड करते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या आ रहे हैं। अगर ऑप्शंस के अंदर हमारे को सेट गिवन थे तो सेट के बराबर हम चेक कर लेंगे उन सेट्स को इस्तेमाल करते हुए। सही है ना भैया। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि fx और gx के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था कि 6y इज इक्वल टू 8x माइनस का 17 ये स्क्वायर होना चाहिए किसी के ऊपर। तो पैराबोला के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, इनवर्स मैट्रिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू a की पावर e की पावर x के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा था। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म रेडार, रेडार को आप कितने पर्टिकुलर तरीकों से लिख सकते हो, इसकी अरेंजमेंट हमसे पूछी हुई थी रेडार के वर्ड्स की, RADAR। तो कितने लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लेटर्स आ रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास जो रिपीटेड पार्ट्स आएंगे उनका फैक्टोरियल होगा, तो 2 फैक्टोरियल आंसर होगा। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास एक और पेपर आ रहा था, इसके अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा था कि भाई आपके पास अभी इंग्लिश का एक पर्टिकुलरली बच्चे ने अपने आज के दिन में शेयर किया कि भाई आज के दिन में मेरे पास इंग्लिश के अंदर ये एंटोनियम्स आए हुए थे। एक क्वेश्चन रिपीट 3 दफा हुआ था और 2 क्वेश्चन 3 दफा रिपीट हुए थे, एंड 1 वाज 2 टाइम्स रिपीटेड। यानी कि भाई एक क्वेश्चन रिपीट था 3 टाइम, 2 रिपीट हुए थे 3 दफा और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2 दफा, यानी कि बच्चों के पेपर में कुछ 10 एमसीक्यूज तो फ्री के नंबर मिल गए। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज ये बच्चा बता रहा है मैराथन से आया था, कुछ सिनोनिम है आपके पास, लिमिट अप्रोचेस टू 90, और फिर आगे फन था 90 टेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 90 माइनस थीटा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। यानी कि भाई एग्जामिनर कह रहा है लिमिट मेरी अप्रोच कर रही है कहां पे, टूवर्ड्स दी 90, और आगे मेरे पास क्या आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और नीचे डिवीजन के अंदर भी आ रहा है 90 माइनस का थीटा। ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही है भैया, ये क्वेश्चन आप कहना चाह रहे हो बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है कि लिमिट थीटा मेरी अप्रोच कर रही है कहां पर, लिमिट के अंदर थीटा मेरा अप्रोच कर रहा है 90 के ऊपर, आगे फन था टेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 90 माइनस थीटा। तो भाई देखो लिमिट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है कहां पे, मैं कहता हूं कि भाई अगर मेरी लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर ना, और टेंजेंट
फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग के बराबर होता है 1 के। तो भाई यहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि x बराबर है किसके? 90 माइनस के थीटा के बराबर है। सही है, x इसके बराबर है 90 माइनस थीटा के। तो मैं कह सकता हूं कि x मेरा अप्रोच कर रहा है कहां पे? 0 के ऊपर। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को रीराइट कर सकता हूं किस फॉर्मेट के ऊपर? मैं रीराइट कर सकता हूं कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, और यहां पे मैं कह देता हूं ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर? टेंजेंट स्क्वायर फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन के। या फिर आसान भाषा में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टेंजेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, और चूंकि स्क्वायर है टेंजेंट के ऊपर तो एक टेंजेंट एक्स को मैंने अलग लिख दिया। अब लिमिट्स को आप बारी बारी दोनों टर्म्स में शिफ्ट कर दो, तो टेंजेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन का आंसर 1 हो जाएगा। जबकि जब इस वाली टर्म के ऊपर आप लिमिट भेजोगे तो टेंजेंट 0 बराबर होता है किसके? 0 के। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि 1 इंटू 0 बराबर होता है किसके? 0 के। फिर एक और बच्चा आगे बता रहा है, इन माय पेपर 4 क्वेश्चन वन रिपीटेड 3 टाइम, वन वाज 2 टाइम्स, अनदर वाज 2 टाइम एंड वन वाज 3 टाइम्स रिपीटेड। माशाल्लाह से भाई मल्टीपल टाइम बच्चों के पेपर में चीजें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर, अच्छा फंक्शन था ये, फन नहीं लिखा हुआ उसने, फंक्शन लिखा हुआ है। आई एम सो सॉरी यार। ये देखो बच्चे जो अपने रिव्यू शेयर कर रहे होते हैं ना, उनको समझने भी बड़ा अजाब होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0 इज अ ऑन टू फंक्शन। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ऑन टू फंक्शन इनटू और ऑन टू नन ऑफ दीज। ये 2 दफा आया हुआ था क्वेश्चन। ओके अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0 इज ऑन टू फन। अरे ये फन नहीं है, अभी फंक्शन है। अच्छा ये ऊपर भी फंक्शन था भाई। देखो बच्चों को समझना भी बड़ी एक अलग ही लॉजिक होती है। इज ऑन टू फंक्शन इनटू और ऑन टू नन ऑफ दीज। तो भाई मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और आगे मेरे पास आ रहा है प्लस का 6x इक्वल टू 0। ये फंक्शन गिवन है। सही है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पहले तो ये आप इस इक्वेशन को देखो कि भाई एग्जामिनर कह रहे हैं ये जो इक्वेशन गिवन है ना, ये ऑन टू है, इनटू है, या नन ऑफ दीज है, या फंक्शन ही नहीं है, ये क्या चीज है? तो भाई अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं मैं। ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2a भी बन गया। तो इसके पास 6 के पास एक 2 फॉर्मूले का है और एक 3 आ रहा है सेकंड टर्म का। तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा प्लस का 9 और माइनस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया मेरा, तो ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर, और माइनस के 9 को दूसरी तरफ भेजोगे तो प्लस का 9 बन जाएगा। तो मेरे पास ये किस तरह की इक्वेशन आ रही है कि देखो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, वाई स्क्वायर भी आ रहा है। दुनिया में किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर भी आ जाए, वाई स्क्वायर भी आ जाए, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के कोफिशिएंट भी सिमिलर हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है। और सर्कल की इक्वेशन के ऊपर अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हो तो बेटा ये 2 पॉइंट्स के ऊपर देखो मीट कर रहा है, तो ये तो आपके पास फंक्शन ही फेल हो गया, ये फंक्शन ही नहीं है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ये 2 दफा क्वेश्चन आया हुआ था। अब जिस बंदे के पास लॉजिक होगी वर्टिकल लाइन टेस्ट के, जिसने इक्वेशन को देख के पहचान लिया कि ये सर्कल आ रहा है, अब सर्कल के अंदर तो आपके पास सर्कल के ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे फेल हो जाएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन के ऊपर खाली मीट करना चाहिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स के ऊपर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है? फंक्शन नहीं है। एक इक्वेशन गिवन थी और ये बताना था कि ये इलिप्स है या हाइपरबोला है। याद रखिएगा बेटा, इलिप्स की इक्वेशन की पहचान होती है एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा। सही है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों के सेम साइंस होंगे, मगर दोनों के कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे। जबकि हाइपरबोला एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर भी हो, वाई स्क्वायर भी हो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। और e की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू डी था, तो e की पावर के अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास ये था कि भाई e की पावर में क्या आ रहा है? e की पावर के अंदर एक्स वाई, e की पावर के अंदर मौजूद है x इंटू वाई, और ये बराबर है 2 के। तो आपको इसका डेरिवेटिव बताना था। कोई मसले की बात नहीं है भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स एडिटिव आ गया, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है तो प्लस का साइन लगाओगे, y वाली टर्म जिसका डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसका अप्लाई कर दोगे, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू के बाद 0 का 0।
यहाँ से आपके पास dy by dx की वैल्यू आ गई। इंग्लिश पार्ट वाज इजी, मैथ्स वाज मॉडरेट, फिजिक्स तो पता नहीं ऊपर से चली गई। ISTG सही है ना भैया, सही है ना। तो पता नहीं क्या पूछा था, फिजिक्स पोर्शन वाज टू टफ, इवन के समझ भी नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है। एक एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ्स के अंदर। तो ये अच्छा, ये बच्चे ने अपना फिर आगे पेपर को शेयर किया हुआ, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको शेयर भी करवा दिया, नहीं तो पूरा पेपर हमारे पास ऑलरेडी है। बच्चे ने अपनी इमेज आधी काट के भेजी भी है, तो मैं आगे क्या बताऊं। खैर फिर आगे बच्चे ने क्या बताया भाई इंग्लिश के अंदर, इसी बच्चे ने फिर आगे अपने इंग्लिश के सिनोनिम्स बताए हुए कि इंग्लिश के पोर्शन के अंदर कौन कौन से सिनोनिम्स आए हुए थे। इंग्लिश का पैसेज कौन सा था, अबाउट वेव्स, सुनामी एंड सबमरीन्स, अर्थक्वेक, इसके ऊपर पैसेज आए हुए थे। रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड फैक्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ना, उसका कॉन्सेप्ट जीआईके में पूछे गए आज के पेपर में। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम रडार, ये देख लिया। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव पूछा हुआ था। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा ए की पावर एक्स, फिर एक दफा लिखोगे ln ए का ए, फिर आप सिंपल तरीके से ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ए की पावर एक्स, फिर आगे आएगा ln ए, फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन था कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है किसके, 0 के। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर अल्लाह भला करे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर है 0 के, तो एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब किसके बराबर होगा। तो भाई ये जो क्वेश्चन आया हुआ था जीआईके के अंदर आज पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो भाई अब देखो ये क्वेश्चन जो आ रहा है, इस क्वेश्चन को जरा मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चन आसान सा है, मजे का है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, सही है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, सही है। तो बेटा देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं काम ये करता हूं कि इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं x के ऊपर डिवाइड करवा दूं, तो भाई पूरी इक्वेशन को अगर मैं x पर डिवाइड करवा दूं तो बन जाएगा x, ये बन जाएगा प्लस का 3 और ये बन जाएगा पॉजिटिव का 1 बाय एक्स इक्वल टू 0। प्लस के 3 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा x प्लस का 1 बाय एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 3। अब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब्स को अप्लाई कर दूं, यानी कि इधर भी क्यूब ले लूं और इधर भी क्यूब ले लूं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला जो होता है, तो उससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अल्लाह भला करे a क्यूब प्लस का b क्यूब, और चूंकि हमने प्लस पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो प्लस का 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, एक्स प्लस का 1 बाय एक्स, सही है भाई। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सही है, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्लस का साइन 3 एडिटिस का एडिटिस, और x प्लस 1 बाय एक्स इसके बराबर था, ये आया था -3 के बराबर, तो यहाँ पे -3 आ गया। इक्वल टू के बाद था -3 का क्यूब, -3 का क्यूब किसके बराबर होगा। तो अब देखो बेटा फर्दर क्या करोगे, जाहिर सी बात है -3 का क्यूब यहाँ पे लिया तो किसके बराबर आएगा, नेगेटिव के 27 के, यहाँ पे आ गया नेगेटिव का 27, तो ये नेगेटिव का 9 बन गया। नेगेटिव के 9 को दूसरी तरफ भेजोगे प्लस का 9 बनेगा, तो नेगेटिव 27 प्लस का 9 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव का 27 पॉजिटिव का 9, तो नेगेटिव 27 प्लस का 9 ये आ जाएगा नेगेटिव के 18 के बराबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, पाइप ओपन हो रहा है एट बोथ एंड्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है भैया हमारे पास, ये फिजिक्स का आ रहा है कि अगर एक पाइप ओपन हो रहा है बोथ एंड्स के ऊपर, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, उसके रिगार्डिंग कोई डेरिवेशन टाइप का कॉन्सेप्ट था। इफ अ सैटेलाइट इज एट 2 आवर फ्रॉम एन अर्थ सरफेस, हाउ मच फोर्स डू वी नीड टू मेक इट ऑर्बिट एंड 3 आवर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। वेट ऑफ अ body at 2 hour from the earth surface when mass is given, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था फिजिक्स के अंदर। eccentricity of the hyperbola when the equation of hyperbola is given, तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है, एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने की शॉर्टकट होती है E इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये सर हाशिम ज़ैकी एक शॉर्टकट है। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन साइड्स आर द टू वेक्टर्स गिवन, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको क्या चीज गिवन हो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है तो भाई हमारे पास सिंपल तरीके से दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, आपके पास सिंपल तरीके से एरिया आ जाएगा, या फिर a1 b2 माइनस a2 b1 करके भी निकाल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेकर। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 by 4
मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 4x4 मैट्रिक्स मैथ्स के अंदर आया हुआ था, बच्चा बता रहा है सर वो 0 के बराबर था। तो अगर आप चेक कर लो रॉस सिमिलर है, कॉलम सिमिलर आ रहे हैं, सेम होगा। डू टू द गिवन 3 वेक्टर्स लाई ऑन अ प्लेन। अच्छा भाई, डू टू द 3 वेक्टर्स लाई ऑन अ प्लेन, डू 3 वेक्टर्स लाई ऑन अ प्लेन। अच्छा, डू 3 वेक्टर्स लाई ऑन अ प्लेन, तो भाई अगर तो हमारे पास वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे होंगे तो कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। और हमें पता है कोप्लेनर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी का आंसर किसके बराबर होता है, 0 के। डू द गिवन 3 वेक्टर्स लाई ऑन अ प्लेन, तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर तो कोप्लेनर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। आर द गिवन 3 वेक्टर्स पैरेलल, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई आर द 3 गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल। तो कभी भी दुनिया में अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो याद रखिएगा इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ए इज इक्वल टू के इंटू बी वाली, तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ सकता था उनका। अच्छा, और क्या था, आर द गिवन 3 वेक्टर्स पैरेलल परपेंडिकुलर लाई ऑन अ प्लेन या नन। अच्छा, 3 वेक्टर्स आपको कोई गिवन, तो एग्जामिनर कह रहा था ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या प्लेन पे लाई कर रहे हैं, नन है। तो अगर तो प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो उनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो कोप्लेनर वेक्टर प्रूव हो जाएगा कि भाई तीनों वेक्टर्स का डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर है। पैरेलल के लिए ऊपर उसकी कंडीशन बता दी मैंने, परपेंडिकुलर तीसरा वही बच रहा होगा आपके। अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन देखो पेपर में आया हुआ था, आर द गिवन 3 वेक्टर्स पैरेलल परपेंडिकुलर ये लाई ऑन अ प्लेन। देखो अगर तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ए इज इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर। सही है भैया, नॉर्मल सी बात है। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो याद रखिएगा, तो आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा बराबर होता है 0 के। वाइल अगर वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो याद रखिएगा वेक्टर ए का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे और वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी जो होगा वो हमेशा बराबर होता है किसके, 0 के। तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है। अब डिपेंड करता है क्या वेक्टर्स गिवन तो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। अगर एक सिलेंडर कट कर रहा है एक प्लेन को z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो एग्जामिनर पूछ रहा है क्या फॉर्म होगा इंटरसेक्शन से। डिपेंड करता है, सर्कल भी फॉर्म हो सकता है, मेरे नजदीक सर्कल फॉर्म होगा। एक सिलेंडर है ना यार, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है उसको कट किया जाएगा कहां पे, प्लेन z के ऊपर, तो क्या चीज फॉर्म होगी इंटरसेक्शन के ऊपर, सर्कल का रीजन होना चाहिए एट हाइट ऑफ z इज इक्वल टू 1 के ऊपर। खैर, एक और फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन देखो, जीआईकेआई की फिजिक्स मेजॉरिटी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है, व्हेन वेट ऑन 1200 kg कार इज 400 kg इन द बैक एंड द स्प्रिंग मूव सम गिवन डिस्टेंस। इसके अलावा 2 वेट ऑफ 20 kg आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ वेटलेस मोमेंट आर्म, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। e की पावर x के रिलेटेड इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आ रहे थे। इसके अलावा नॉट अ सिंगल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यूजिंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सही है ना भैया। विच इज कांस्टेंट व्हेन बॉडी हैज नेट फोर्स 0। क्या कांस्टेंट होता है जब आपका नेट फोर्स 0 के बराबर हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द पोजीशन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 के ऊपर, तो साइन फंक्शन बाय फंक्शन ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बाय पाई के बराबर होगा। कल की क्लास के अंदर जीआईके डे नंबर 1 के अंदर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। अगर G2 बराबर है 2 के, G10 बराबर है 1/256 के, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन जो मैट्रिक्स सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक और बच्चा बता रहा है सर द एग्जाम वाज मिड, यानी कि मॉडरेट एग्जाम था, नीदर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट। आई पर्सनली फील लाइक द डिफिकल्टी लेवल वाज ऑलमोस्ट सेम एज नेट। आई नो पीपल से अदरवाइज बट इट इज व्हाट इट इज। Some questions were too easy, some were too hard, but most of them were mid and balanced. MCQs were repeated in both physics and maths portion. ये कंप्लेन बहुत सारे बच्चों ने करी है कि भाई एक ही सेम क्वेश्चन 3-4 दफा रिपीट हुआ है तो मुफ्ते के नंबर है। जीआईके कभी भी अपने नंबर्स को डिस्क्लोज नहीं करता। 21 जुलाई की सुबह जब आप उठोगे, फजर के बाद रिजल्ट आया होगा, ईमेल आई भी होगी और आपकी मेरिट पोजीशन मालूम होगी। अगर तो आप टॉप 20 के अंदर आते हो तो बल्ले बल्ले, मेरी तरफ से इनाम है मेरा बेटा। और अगर आप पर्टिकुलरली जो भी आपकी मेरिट पोजीशन होगी ना, 3000, 4000, 5000, 50वीं, 100, 10वीं, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 20वीं जो भी आती है, तो आपकी ईमेल के ऊपर आपकी मेरिट पोजीशन और आपका सिलेक्टेड डिपार्टमेंट मेंशन होगा। मार्क्स कभी भी जीआईके डिफाइन नहीं करता अपने। सम ऑप्शंस, सम एमसीक्यूज ऑप्शन डिडंट हैव द करेक्ट आंसर एज एन ऑप्शन, सम एमसीक्यूज हैड द रिपीटेड ऑप्शंस। एग्जांपल, आंसर वाज -3 तो 3 दफा रिपीट हुआ था। वियर्ड, बच्चे ने आगे डिफाइन किया है। ओवरऑल पेपर वाज मिड, आई होप के रिजल्ट वोंट बी मिड। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे मेरा बेटा, आपने अपना पेपर शेयर किया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आपको शुक्रिया। मैथ्स
consist mostly of integration and major portion of integration areas, definite integrals, derivatives, specifically exponential ones, vectors. मेरे पेपर में कॉनिक से कुछ भी नहीं आया. फिजिक्स वाज ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कल वाले एक बच्चे ने कहा था ऑप्टिकल से आया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक्स बहुत थे. इंग्लिश में करेक्ट सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस और एआई से रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस थे. मैराथन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि if a2 is equal to 2 and a11 is equal to 1 by 256, find a1 and its gp. that was repeated too, यानी कि वो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ था मैराथन वाला वो क्वेश्चन. फिर एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर अप किया हमारी एडमिन टीम से. टुडे वाज माय जीआईके एग्जाम. टेस्ट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. मैथ वाज ऑलमोस्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सीक्वेंस सीरीज एंड few questions are from the marathons too. Physics was from the first year and basic concepts were asked from the book reading. मैथ्स के अंदर क्वेश्चन जो आए हुए थे बच्चे ने रिपीट करे हुए हैं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, दो फंक्शंस गिवन है fx into gx, तो आपको कंपोजिट फंक्शन बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, g f into gx की वैल्यू बतानी है. तो f into g का मतलब क्या है कि देखो मेरे पास fx की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 1 माइनस 1 बाय x के बराबर, और gx मेरे पास आ रहा है किसके बराबर, 1 प्लस का 1 बाय x. तो मुझे g को f के पेट में डालना है, f into gx करना है. कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है. तो भाई अच्छा बेटा अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे f इंटू जी एक्स निकालना है. इसका मतलब g को f के फंक्शन में आपने प्लॉट करना है. तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, और x की जगह पे इस फंक्शन को मैं डाल दूंगा 1 प्लस का 1 बाय x. पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लीजिए. तो 1 माइनस का 1 बाय इस पूरी टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एलसीएम लूं, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक प्रिंसिपल, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखी जाती है. अब फाइनली यहाँ पे मजीद एक एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम कैसे लोगे, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे आ गया x प्लस 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया x प्लस 1, और आगे आ रहा था माइनस का x. सही है ना. तो x से x कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 के बराबर. ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. एक और क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हमारे पास टेंजेंट 4x अगर बराबर है टेंजेंट x के, तो x की वैल्यू बताइए. ये क्वेश्चन जीआईकेआई के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई. ये कल भी मैंने बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर 10 साल इनके पास आता है कि भाई टेंजेंट ए अगर बराबर है टेंजेंट बी के, तो भाई इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू बी प्लस एन पाई. तो आपको पहले वाला टेंजेंट 4x इज इक्वल टू टेंजेंट x गिवन है ना, तो जाहिर सी बात है 4x इज इक्वल टू x प्लस का n पाई की कंडीशन अप्लाई आप मैंने कर दी. तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, क्योंकि 4x माइनस का x 3x बन गया, 3 मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा, सो ऑन. तो कल भी सॉल्व करवाया था. अच्छा इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और होल पावर में n आ रहा है, और ये बराबर है कंप्लीट वैल्यू अगर 1 के. तो बताइए मेरे पास सिंपल तरीके से n की वैल्यू क्या होगी. अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. भाई देखो क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है, क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस आयोटा और नीचे डिवीजन में आ रहा है 1 माइनस आयोटा. होल पावर में मेरे पास क्या आ रहा है, n आ रहा है. होल पावर में क्या आ रहा है, n आ रहा है. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी अब n को भूल जाओ, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवाओ, रैशनलाइजेशन करवाएंगे. तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. तो नीचे मेरे पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो सिंपल आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया. तो अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर तो मेरे पास नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 खत्म हो गया, तो सिंपल 2 आयोटा बच रहा होगा. और 1 का स्क्वायर 1 होता है, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 बन गया. तो ये मेरे पास आ गया सिंपल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो आयोटा मेरे पास खाली बच रहा है, यानी कि आयोटा की पावर में क्या आ गया, n आ गया. अब एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है. एग्जामिनर क्या कह रहा था, जरा दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो. एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल तरीके से n की वैल्यू क्या होगी, अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आ रहा है, तो बताइए n की वैल्यू किसके बराबर होगी. तो हमने जब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ गया, मेरे पास सिंपल तरीके से आयोटा बच रहा है. 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करने पे आयोटा आ गया. तो अब आप क्या, ये ओवरऑल क्वेश्चन बन गया, आयोटा की पावर n बराबर है 1 के. तो भाई n कब 1 के बराबर होता है, आयोटा के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि देखो सिंपल आयोटा की पावर 1 जो होता है ना, ये आयोटा होता है. आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का क्यूब होता है नेगेटिव ऑफ आयोटा, जबकि आयोटा की पावर 4 होता है +1 के बराबर. तो 4 आपके पास फोर्थ साइकिल के ऊपर आपको +1
वन हमेशा मिलता है। तो यानी कि कभी भी जब आपके पास आयोटा के ऊपर 4 होगा या 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो कभी भी आयोटा की पावर में अगर 4 आ जाए या 4 के टेबल का कोई भी नंबर आ जाए तो हमेशा आपके पास आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर ये चीज पढ़ाई भी हमने। तो भाई सिंपल तरीके से इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4k के बराबर होगी। दैट्स अ लॉजिक। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा था कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन फंक्शन है इंटीग्रल x cos इंटीग्रल x इंटू कॉस और लिमिट सी नेगेटिव पाई टू पाई। ये क्वेश्चन भी अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। एग्जामिनर कह रहा है आपके पास अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट नेगेटिव पाई है, फंक्शन आ रहा है x इंटू कॉस एक्स का इंटू dx। तो एग्जामिनर फरमाता है कि भैया क्या करके बताओ, आप करके बताओ, सिंपल तरीके से बताओ इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कभी भी अगर आपकी लिमिट सिमिलर हो और अपोजिट हो तो आप हमेशा पहले फंक्शन को चेक कर दो आया ऑड फंक्शन तो नहीं है। मुझे साफ तौर पे मालूम है x इंटू कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है। कैसे कि जब देखो अगर मैं इस यहां पे नेगेटिव का x रखता हूं और सिमिलरली कॉस के अंदर भी अगर मैं नेगेटिव का x रखता हूं तो ये नेगेटिव का x तो एज इट इज आ गया, और कॉस में जब कभी नेगेटिव की वैल्यू होती है तो कॉस नेगेटिव साइन को खा जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कभी भी इंटीग्रेशन में अगर ऑड फंक्शन आ जाए और आपकी लिमिट्स सेम हो और अपोजिट हो तो इसका आंसर डायरेक्टली बराबर होता है 0 के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। एक और क्वेश्चन था कि भाई अगर तुम्हारे पास सम की वैल्यू आ रही है 2n स्क्वायर प्लस 5n तो कॉमन डिफरेंस क्या है। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन था सम का कि एस एन बराबर है किसके, 2n स्क्वायर प्लस के 5n के। तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। अब देखो हमें ये बात मालूम है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को कॉमन डिफरेंस अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। हमें ये बात मालूम है कि सम की आपके पास एप्टीट्यूड के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था, हम पढ़ते थे सीक्वेंस सीरीज के अंदर कि भाई जनरल टर्म जो होती है टीएन वो बराबर होता है किसके, एस एन माइनस का एस एन माइनस वन के। बिल्कुल ऐसी सी बात है, हम ये बात सबसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भाई अगर मुझे एस एन की वैल्यू गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो अगर मैं एस एन माइनस वन की वैल्यू इसी फॉर्मूले से ड्राइव करना चाहूं तो जहां जहां n आ रहा है वहां पे खाली n माइनस वन मुझे प्लॉट करना होगा। तो ये बन जाएगा 2 का 2 n की जगह पे आ जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर, प्लस का 5 का 5 अगेन n की जगह पे आ जाएगा n माइनस वन। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेकअप करवा लीजिए इसका, थोड़ा सा कटिंग वटिंग करवा लीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 5n माइनस का 5। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लो तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 2 टू 4n प्लस का 2 प्लस का 5n माइनस का 5। एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस माइनस का 4n प्लस का 5n, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव के n के बराबर, और प्लस का 2 माइनस का 5 ये आ जाएगा माइनस के 3 के बराबर। सही है, तो ये मेरे पास आ गया 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 3। अब आप और से देखो, अब मैं फाइनली क्या करता हूं, ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना सीक्वेंस सीरीज का, अब मैं यहाँ पे Sn के अंदर ये Sn की वैल्यू प्लॉट कर देता हूँ और Sn माइनस वन के अंदर Sn माइनस वन की वैल्यू को प्लॉट करके दोनों को सेपरेट करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास Tn इज इक्वल टू, यानी कि An इज इक्वल टू Sn के अंदर मेरे पास आ गया 2n स्क्वायर प्लस का 5n। सही है, इससे माइनस करवाना है किसको, 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 3। अब जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तमाम टर्म्स के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर से 2n तो कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, और 5n माइनस का n ये आ गया 4n के बराबर, और प्लस का 3 एडिटिस का एडिटिस। तो मेरे पास an की tn की क्या वैल्यू आ गई, 4n प्लस के 3 के बराबर। ऐसा ही है भैया। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फाइनली अपनी वैल्यू मिल गई। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या चीज मिल गई, अपनी फाइनल वैल्यू मिल गई। हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस बताना था। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या और कोई हमें ट्रिक बताई हुई है, नहीं बताई हुई। तो भाई अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, कि देखो मेरे पास यहाँ पे जो जनरल टर्म आई है ना वो किसके बराबर आई है, जनरल टर्म आई है 4n प्लस 3 के बराबर। तो मुझे ये बात मालूम है कि नॉर्मली जनरल टर्म की वैल्यू क्या होती है, जनरल टर्म की वैल्यू होती है, ये भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a का a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी के बराबर। ऐसा ही है, ये जनरल टर्म की वैल्यू होती है नॉर्मली हमारे पास। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास ये बन रहा है 3 प्लस का 4n, 3 प्लस का 4n। तो भाई देखो मेरे पास नॉर्मली जो एपी के अंदर जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ना वो किसके बराबर होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। सही है, यानी कि कांस्टेंट अलग होता है, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट तो अलग है, और बाकी जो ये वैल्यू होती है रिप्रेजेंट कर रही होती है कॉमन डिफरेंस को। तो अगर मैं उस लॉजिक को अप्लाई करूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस फिर 4 का बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास किसके बराबर आएगा, 4 का। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, दोबारा समझ लो, दोबारा बता देता हूं कि देखो आपके पास सिंपल यहां से जनरल टर्म की वैल्यू क्या आ गई, an इज इक्वल टू 4n प्लस 3 के बराबर आ गई। हमें पता है नॉर्मली
एपी के अंदर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से n माइनस का 1 इंटू डी प्लस का a, यानी कि a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखो a तो मेरे पास 3 आ रहा है, जबकि कॉमन डिफरेंस के साथ कौन सी वैल्यू है, ये आपके पास आ रही है 4 की। तो यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास अल्लाह भला करे किसके बराबर, 4 के बराबर। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फिर इस तरीके से 4 बननी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू गिवन होती है, आपको कोई टर्म नंबर गिवन हो तो ज्यादा आसान होता, मगर यहाँ पे कोई टर्म नंबर गिवन नहीं है, तो फिर हम इसी मेथड के ऊपर assumption करके निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो पूछा हुआ था, जहां पे एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रल मॉड x लिमिट्स -1 to +1। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्या कहा, एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ रहा है मॉडुलस ऑफ x इंटू डी। अच्छा बेटा, अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मेजॉरिटी बच्चे विल बी कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स देखो सिमिलर और अपोजिट है, मगर फंक्शन मॉडुलस का है, यानी कि इवन फंक्शन है। भाई मॉडुलस के फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये इवन फंक्शन है, इसलिए आंसर 0 नहीं होगा। मगर इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे कि देखो मेरी लिमिट्स क्या है, 1 और -1 की, और चूंकि ये मॉडुलस का फंक्शन है तो इसको मैं पॉजिटिव के ऊपर ओपन करूंगा। मगर कैसे करूंगा, यहां पे मैं सेम वाले इवन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। जब कभी लिमिट्स आपकी सिमिलर होती हैं और अपोजिट होती हैं, और अगर मॉडुलस का फंक्शन हमारे पास मौजूद है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती थी ना कि भाई अगर मेरे पास कभी भी लिमिट्स कैसी हैं, सिमिलर है और अपोजिट है, तो उसकी जब आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ 1, और लिमिट मेरी यहां पे बन जाएगी 0। 1 और 0 की लिमिट में इसको कन्वर्ट करवाया जाएगा इंटू dx का dx। ये फॉर्मूला आप अपने इंटरमीडिएट साइड के ऊपर एफएससी के अंदर पढ़ते हैं। तो हमने इसको सिंपल तरीके से क्या करना है, कन्वर्ट करवाना है, चेंज करवाना है। उसके बाद आप फाइनली यहां पे अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे तो बन जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2, और फिर हम अपनी लिमिट्स के ऊपर जाएंगे। ये लिमिट्स आपने कन्वर्ट करवानी है ओरिजिनल लिमिट्स के मुकाबले में, तो ये बन जाएगा x², और लिमिट्स आ गई है 1 और 0 की। अब उसको अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा सिंपल 1 के बराबर। फिर एक और बच्चे ने क्वेश्चन यहाँ पे अपना शेयर किया हुआ था कि क्वेश्चन आ रहा था, इफ z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 + y² y इज इक्वल टू x², देन dz बाय dx। भाई चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि देखो मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर दिया जाता है कि भाई अगर तुम्हारे पास z की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, अंडर रूट के अंदर 1 + का y², और y की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, x² के बराबर, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, dz बाय dx को, ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो भाई मुझे क्या कैलकुलेट करना है, dz बाय dx को। पहले नंबर के ऊपर तो दोनों इक्वेशंस को आप देखिए, दोनों इक्वेशंस के अंदर y के रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मेरे पास देखो जो पहली वाली इक्वेशन यहाँ पे गिवन है ना, ये आ रही है z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 + का y²। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा, अगर मैं y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो ये बन जाएगा dz बाय dy इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट सिर्फ सर हाशिम के स्टूडेंट को मालूम है। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं भाई, सिंपल तरीके से एक दफा लिखोगे 1/2, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है नीचे वाले 2 के साथ आएगी, बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। ऊपर जाकर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, और y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y के बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा मेरे पास dz बाय dy इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 + का y²। और अब फाइनली मैं आगे जाऊंगा। अब जब मैं आगे जाऊंगा ना, तो देखो आगे क्या है, आगे मेरे पास क्या चीज आ रही है, आगे मेरे पास है नेक्स्ट इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू x² की, सही है। मुझे यहां पे भी y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल तरीके से इस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देता हूं। मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब कभी आप पावर्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हो तो पावर हमेशा रेसिप्रोकल की फॉर्म में दूसरी तरफ जाएगा, ये मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे पावर को x² के ऊपर जो पावर आ रही है उसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में जाएगा। अब मैं y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेता हूं, तो भाई अंडर रूट y बन गया ना, ये अंडर रूट y बन गया इंटू dx इंटू x का x एज इट इज। अब फाइनली y के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा dx बाय dy, और अंडर रूट y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट y के बराबर। अब चेन रूल को अप्लाई करो, आपको dz वाली टर्म को ऊपर रखना है और dx वाली टर्म को नीचे रखना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा दो। चेन रूल यही तो कहता था हमसे कि dz बाय dy होल डिवीजन में आ गया dx बाय dy, तो dy से dy कट गया, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, dz बाय dx। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा देंगे। अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कैसे करवाएंगे, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 + का y², इसको होल डिवाइड करवाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट y के साथ। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स
नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का y स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी 2 रूट बाय 1 की फॉर्म के अंदर। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें क्या मुश्किल बात है, क्या मुश्किल चीज है? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई आपको मुश्किल चीज लगनी चाहिए। बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों की तरह सॉल्व हो सकता है। इट्स अ वेरी अच्छा भाई, आगे हमारे पास बच्चा क्या कह रहा था, सर मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा था कि 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6, तो आपको S8 की वैल्यू बतानी थी। तो भाई आपके पास 2/3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6 था, अब आपको S8 बताना था। तो भाई ये आप सीक्वेंस चेक कर लो, 2/3 है, फिर 1/3 है, फिर 1/6 है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस अपनी बना लो और उसके बाद चेक कर लो कौन सी आ रही है, तो सिंपलीफाई हो जाएगा। लिमिट अप्रोचेस टू π/2 साइन फंक्शन बाय फंक्शन रिपीटेड क्वेश्चन cos पाई माइनस cos थीटा ओवर साइन पाई माइनस, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था cos पाई माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस का cos थीटा, नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा है साइन पाई माइनस का साइन थीटा। भाई cos 180 डिग्री क्या होता है? cos 180 डिग्री बराबर होता है किसके? -1 के। साइन 180 डिग्री बराबर होता है किसके? 0 के। तो ये बन गया मेरे पास सिंपल नेगेटिव का 1, नेगेटिव का cos थीटा, और नीचे आ गया सिंपल माइनस का साइन थीटा। अब जो भी टर्म्स आ रही है उसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लो। वैसे यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो ना, तो 1 प्लस का cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा बाय 2 के। तो नेगेटिव का cot थीटा बाय 2 नहीं, नेगेटिव नेगेटिव तो कट गया ना मेरे पास, क्योंकि मेरे पास देखो ऊपर से नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लूंगा नीचे से भी नेगेटिव साइन कट जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से ये मेरे पास बन जाएगा सिंपल तरीके से 1 प्लस का cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 प्लस का cos डिवाइडेड बाय साइन किसके बराबर होता है? cot थीटा बाय 2 के बराबर होता है। तो उसके बराबर मेरा ये आंसर आना चाहिए। एक और क्वेश्चन था फिजिक्स का 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया, सर अभी अभी जीआईके का टेस्ट देके बस निकला हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह के थे, 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा, 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा का रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा था, क्वेश्चन कुछ इस तरह के थे, 3 टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 5 कॉसेक थीटा। इसके रिगार्डिंग हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा n कॉम्बिनेशन 10 अगर बराबर है n कॉम्बिनेशन 12 के, तो आंसर क्या होगा भाई? n कॉम्बिनेशन 10 अगर बराबर है n कॉम्बिनेशन 12 के, तो भाई n की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए मैंने आपको 10 दफा बताया है, दुनिया में एक फॉर्मूला होता है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है कि n कॉम्बिनेशन r बेसिकली बराबर होता है किसके? n कॉम्बिनेशन n माइनस के r के। तो मेरे पास सिंपल तरीके से n की वैल्यू किसके बराबर होती है? r1 प्लस r2 के। नॉर्मल सी मैथ्स है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मुझे दोनों के r's गिवन है, तो अगर मुझे n कैलकुलेट करना है तो n क्या हो जाएगा? 10 प्लस का 12, 10 प्लस का 12 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मेरे पास सिंपल 22 के। तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 के बराबर। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x किसके बराबर होगा? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट्स में इस तरह का सॉल्व करवाया हुआ है। क्वेश्चन बेसिकली क्या था? क्वेश्चन आ रहा है लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, यहाँ पे आ रहा है e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x, नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? नीचे डिवीजन में आ रहा है e की पावर x, और प्लस के साइन के बाद ये आ रहा है e की पावर नेगेटिव ऑफ x अगेन। नहीं, ऊपर माइनस है, एक सेकंड, ऊपर मेरे पास आ रहा है माइनस के अंदर, ये आ रहा है इसके ऊपर। अच्छा देखो, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर इन्फिनिटी आ जाए, दुनिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी टर्म की पावर अगर पॉजिटिव का इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। बट अगर किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव का इन्फिनिटी हो ना, तो आंसर होता है 0 के बराबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, किसी भी बच्चे को अगर समझना है ना ऐसा होता क्यों है, तो भाई जाहिर सी बात है, आप किसी भी टर्म की पावर के अंदर जब इन्फिनिटी लेते हो तो वो तो इन्फिनिटी के बराबर ही आएगा, बट नेगेटिव इन्फिनिटी पर 0 क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो, लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ a की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी है, अगर आप इसको ऊपर से नीचे भेजोगे तो क्या बन जाएगा? a की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा, ऐसा ही है। और हमें पता है कि भाई पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होता है? ये बराबर होता है इन्फिनिटी के, तो इन्फिनिटी आ गया। अब जब डिवीजन में इन्फिनिटी आ गया ना, तो इन्फिनिटी का अपना मतलब क्या होता है? 1/0। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, पावर में अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी आंसर होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तो आंसर 0 होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखो ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करने पे जाऊंगा कभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली
एक्स जो अप्रोच कर रहा है उसको पूरे क्वेश्चन में डालूंगा ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का तरीकाकार क्या है, क्या पूरे क्वेश्चन को मैं इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करवा देता हूँ ई की पावर एक्स के साथ, मैं इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूँ ई की पावर एक्स के साथ। उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, तमाम कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी कि ई की पावर एक्स को जब मैं ई की पावर एक्स से कैंसिल करूंगा ना, ये बन जाएगा सिंपल 1 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। सिमिलरली ई की पावर नेगेटिव एक्स को जब मैं ई की पावर एक्स पर डिवाइड करूंगा, खुद सोचो, ई की पावर नेगेटिव एक्स को अगर मैं ई की पावर एक्स पर डिवाइड करूंगा ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, बल्कि नीचे वाली टर्म में नीचे से ऊपर जाएगी तो ई की पावर नेगेटिव 2x बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ई की पावर नेगेटिव का 2x। सिमिलरली ई की पावर एक्स को जब मैं ई की पावर एक्स पे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और ई की पावर नेगेटिव एक्स, ई की पावर जो नेगेटिव एक्स है इसको जब मैं ई की पावर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल ई की पावर नेगेटिव का 2x। अब चूंकि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे इन्फिनिटी डाल दो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर मेरा 1 के बराबर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का, सही है ना भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था ये आ रहा है कि सर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 लोअर लिमिट नेगेटिव 1, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट नेगेटिव 1 x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x की पावर 4। अरे यार ये कल वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 4। तो चूंकि आपकी लिमिट्स कैसी आ रही हैं, आपकी लिमिट्स आपके पास जो लिमिट्स आ रही हैं वो आपके पास सिमिलर और अपोजिट आ रही हैं, और फंक्शन मेरा ऑड है तो आंसर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, सही है। इसके अलावा बच्चा बता रहा है एक और क्वेश्चन था क्योंकि फंक्शन था और इक्वल टू ln k था। अरे ये वो ऊपर क्वेश्चन अभी करा था ना सॉल्व, सर देखें ये देखो बच्चे ने अपना क्वेश्चन बताया हुआ है। सर एक क्वेश्चन था, कोई फंक्शन गिवन था और इक्वल टू ln k था, तो k की वैल्यू बतानी थी √3, और उसमें देखो आंसर में भी उसने बच्चे ने √3 मेंशन किया हुआ है। हमने क्वेश्चन अभी ऊपर सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन था इंटीग्रेशन अपर लिमिट फंक्शन fx लोअर लिमिट 0 g प्राइम x क्या होगा, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में कुछ था आई गेस इंटीग्रल विद लिमिट या ऐसे कुछ था, बट एंड में साइन कॉस टेंजेंट सेक कोसेक था, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हुए थे हमारे पास। अच्छा भाई अब देखो एक और पेपर बच्चे ने अपना शेयर किया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3 ln x के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो भाई जाहिर सी बात है इसको सॉल्व कैसे करोगे, e की पावर में 3 ln x आ रहा है, तो भाई ln की प्रॉपर्टी होती है जो पावर आ रही है उस पर चली ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना ये चला जाएगा ln के फंक्शन की पावर के तौर पे, और e से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल x के ऊपर डेरिवेटिव ले लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की मैंने GIK डे नंबर 1 में ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, तो असबर याद हो जाना चाहिए भाई, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है बाय द वे कि भाई कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, और मेरे पास ऊपर आ रहा है π/4 और नीचे अभी अच्छा नहीं मजे का चीज है। देखो भाई आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको इस क्वेश्चन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सिमिलर हैं, आगे कोई भी फंक्शन आ जाए तो भाई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज क्या आ गई, सिमिलर आ गई, तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज क्या है हमारे पास, सिमिलर आ रही हैं, सेम आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। अच्छा फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a 0,1,7 b 8,7,1 and c 2,1,0 2,1,0। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या होगी, आपको यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है आसान भाषा के अंदर, सही है ना भाई, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है और आपको उस ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस के ऊपर वेक्टर्स गिवन है, तो अब आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, ये क्वेश्चन मजीद यूनिवर्सिटीज में भी बहुत आता है। इसको सॉल्व करने का पैटर्न होता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 मैग्नीट्यूड, आप पहले वेक्टर BC का रिजल्टेंट निकालोगे, सही है, या चलो इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो, इसको ऐसे ना करो, वेक्टर AB का पहले आप रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे किसके साथ, वेक्टर AC के साथ, तो और जो भी आंसर आएगा उसका फिर मैग्नीट्यूड लोगे। यानी कि देखो सबसे पहले क्या काम करोगे, वेक्टर AB रिजल्टेंट निकालोगे, वेक्टर AB रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि B माइनस का A, AB रिजल्टेंट का मतलब क्या, B माइनस का A, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8 माइनस का 0 8 ही आएगा, और 7 माइनस का 1 ये 6 बन जाएगा, और 1 माइनस का 7
ये हो जाएगा नेगेटिव का 6, तो ए बी रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा। सिमिलरली फिर आप निकालोगे ए सी रिजल्टेंट। ए सी रिजल्टेंट का मतलब क्या है, सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 2 माइनस का 0 2 रहेगा, 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, और 0 माइनस का 7 नेगेटिव का 7 आ जाएगा। तो ये आपने सबसे पहले अपने रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि करना क्या है, अब आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, दोनों वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीकेकार क्या होता है, सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे रखा i, यहाँ पे रखा j, यहाँ पे रखा k, इधर आएगा 8, इधर आएगा 6, इधर आएगा नेगेटिव का 6, इधर आ गया 2, इधर आ गया 0, इधर आ गया नेगेटिव का 7। अब आप इसका रिजल्ट इसका आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो i जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है सब इग्नोर, तो ये बन गया 6 0 नेगेटिव का 6 एंड नेगेटिव का 7। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव के j के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 2 नेगेटिव का 6 एंड नेगेटिव का 7, और फिर ये आ जाएगा पॉजिटिव का k। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव का k। और यहां पर आ गया मेरे पास 8 6 2 एंड 0। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ये बन जाएगा 7 इंटू 6, 7 6 हम सबको पता है किसके बराबर होता है, 42 के। तो नेगेटिव का 42 माइनस का 0 इंटू 6 0 हो गया, फिर माइनस का j आएगा 8 इंटू नेगेटिव 7। अब देखो भाई आगे क्या करना है, 7 इंटू 8 करोगे, 7 इंटू 8 बराबर होगा 56 के, फिर माइनस का साइन और माइनस माइनस प्लस का 6 टू द 12 हो गया, फिर प्लस का k आ जाएगा, 8 0 0 हो गया, माइनस का 6 टू द 12 हो गया। तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 42i, फिर ये हो जाएगा माइनस का 56 प्लस का 12। तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो नेगेटिव का 44 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 44j, और फिर ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 12k। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ रहा होगा, नेगेटिव का 42i प्लस का 44j माइनस का 12k। ये आपका क्या आ गया, ये आपका वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए सी की वैल्यू आई है। अभी वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी की वैल्यू आ गई। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे भाई, वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड लोगे। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए इसको रूट में डालोगे, जाहिर सी बात है नेगेटिव 42 का स्क्वायर लिया जाएगा, फिर 44 का स्क्वायर लोगे, फिर नेगेटिव के 12 का स्क्वायर लोगे एंड सो ऑन। सही है, तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको फिर 1/2 के ऊपर डिवाइड करवाओगे, तो आपका फाइनली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ रहा होगा। तो इट्स अ बिट लेंथी क्वेश्चन, सही है ना, इट्स अ बिट लेंथी, मगर अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। फॉर एग्जांपल 42 का स्क्वायर, अब पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को हमेशा एंड में करना है क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल आपके पास ऐसा, वैसे सबसे मजे की बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं, मेरे जहन में तो नस का पेपर चल रहा था भाई, जीआईके में तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, डायरेक्टली सॉल्व कर ले यार, क्या मुश्किल है इसके अंदर भाई, जीआईके में तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। तो क्या बन जाएगा 42 इंटू 42, 2 2 4 4 2 8, क्रॉस का क्रॉस 4 2 8 एंड 4 4 16। मेरे जहन में वही जीआईके वाला वो नस वाला पैटर्न चल रहा था कि यार कैलकुलेटर अलाउ कहीं में भी नहीं है। हाँ जीआईके में तो कैलकुलेटर आपको अलाउ है, ये पेपर में जब क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, इतनी मेहनत करने की नीड ही नहीं है। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1764 के बराबर। इसी तरीके से आप 44 का स्क्वायर लोगे तो 44 का जो भी स्क्वायर आएगा वो लिखोगे, 12 का स्क्वायर लिखोगे, फिर दो कंप्लीट अंडर रूट लोगे, अंडर रूट डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, ये फायदा आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को उसके ऊपर अलाउ है। अच्छा भाई ये देखो हमारे बच्चे ने हमें अपना पेपर शेयर अप किया हुआ है। अच्छा एक और बच्चा फिर आगे मजीद फरमाता है कि सर एक और क्वेश्चन था पेपर में। मैंने पूछा क्या क्वेश्चन था, तो बच्चा कहता है सर क्वेश्चन आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ए दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, या बी दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, या सी दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप सिंपल तरीके से अपनी सिमेट्री को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे कि अगर मैं पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, मेरे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। तो सिंपल फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ए प्लस ए माइनस बी का। अगर मैं फॉर्मूला क्लोज करूं क्या बनेगा, ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे है ना भैया, क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 2a भी आ गया, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया। अब अगर मैं यहां से स्क्वायर को रिमूव करूं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई, मेरे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। और अगर मैं अपनी सिमेट्री को अब चेक करना चाहता हूं तो सिमेट्री चेक करने का तरीकेकार क्या होता है कि आप x को रिप्लेस करवा दो नेगेटिव x के साथ, और y को रिप्लेस करवा दो किसके साथ, नेगेटिव ऑफ y के साथ। तो अगर मैं x को रिप्लेस करवाता हूं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को, अगर मैं लूं, अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन को भी लेता हूं
और मैं x को रिप्लेस करवाता हूँ नेगेटिव ऑफ x के साथ, तो नेगेटिव x का होल स्क्वायर बन जाएगा। y को अगर मैं रिप्लेस करवाता हूँ नेगेटिव y के साथ, तो नेगेटिव का y स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 टाइम्स x की जगह पे नेगेटिव का x और y की जगह पे नेगेटिव का y हो गया। तो क्या बन जाएगा, वापस से उस सेम इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2 इट इज नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई कैंसिल आउट कर देगा नेगेटिव नेगेटिव को, तो एक्स वाई, तो सेम इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसका मतलब है सिमेट्री कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर है। इसका मतलब है सिमेट्री कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे ने फिर मजीद बताया हुआ था कि हमारे पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर का क्वेश्चन आया हुआ था सर, जीआईकेआई के अंदर इंटीग्रेशन पूछी हुई थी कॉस स्क्वायर की। अरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे शागिर्द हैं, जिन बच्चों को ये शॉर्टकट मैंने पढ़ाई हुई है, वो तो खुशी से झूम उठे होंगे। अगर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आपने करना क्या है। इस्लामाबाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा है, जीआईए का सेंटर बना हुआ है, इसी तरीके से लाहौर में बना हुआ है, कराची में बना हुआ है। आपने पहले खड़े होकर डांस करना है, क्योंकि भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर को सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका एक होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करके सॉल्व करना, ब्ला 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 ब्ला। एक आसान ट्रिक क्या होती है सॉल्व करने की, सर हाशिम की ट्रिक थी कि सिंपल तरीके से आप 1/2 का 1/2 लिखो, एक्स का एक्स लिखो। अगर कॉस का फंक्शन है तो बीच में अप्लाई करोगे प्लस का साइन, बीच में अप्लाई करोगे प्लस का साइन, फिर एक दफा लिखोगे 1/2 का 1/2, और जो भी यहाँ पे आपका एंगल आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे भी एंगल क्या है, सिंपल 1 है, क्योंकि 1 एक्स है ना यहाँ पे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर हमेशा जाके लिखोगे साइन का साइन, और जो भी वैल्यूज ब्रैकेट में लिखी है वो आपका पर्टिकुलरली एंगल बन जाएगा 2x प्लस का c, तो ये आपका पर्टिकुलरली आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर अगर यहाँ पे लेट सपोज होता cos स्क्वायर 7x, फिर इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेते, तो सेम मेथड रहेगा कि 1/2 का 1/2 x का x, cos का अगर फंक्शन होगा तो हमेशा प्लस का साइन, 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू आपके एंगल में मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14 बन गया, ऊपर हमेशा साइन आएगा, तो जो वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में रखी है वो आपके एंगल के तौर पे आ जाएगी विद इन सेकंड्स के ऊपर। लेट सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता कि भाई साइन स्क्वायर 5x, तो साइन के अंदर सेम काम होगा मगर प्लस की जगह पे बस नेगेटिव आ जाता है, तो आंसर क्या होगा 1/2x का 1/2x, साइन है तो माइनस की वैल्यू आएगी, फिर 1/2 का 1/2, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10, आगे आएगा साइन का साइन, जो वैल्यू ब्रैकेट में रखी है एडिट लिखोगे 10x प्लस का c, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फाइनली हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आज 7 जुलाई का पेपर हमारे पास आ रहा है। एक और क्वेश्चन बच्चा बता रहा है, वेलोसिटी अगर गिवन थी, अब ये फिजिक्स का आ रहा है, वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकंड है और टाइम 10 सेकंड है, मास 800 kg आ रहा है, तो फोर्स क्या होगी। फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन से मैग्नेटिज्म से एक टॉरॉइड वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ था। फिर एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि सर आई हैड माई GIK एग्जाम टुडे एंड देयर आर द सम क्वेश्चन दैट आई रिमेंबर कि भाई 2/3 प्लस 1/3 और 1/6 सम टिल द 8 टर्म्स। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वाज गिवन, ऑप्शंस वर इज हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, कॉम्प्लेक्स, नन ऑफ दीस। तो आप चेक कर लोगे भैया हर्मिशन के अंदर क्या होगा कि भाई मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स के। अगर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हो फिर ट्रांसपोज लेते हो और आंसर नेगेटिव होती है ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया तो स्क्यू हर्मिशन होगा। सही है, कॉम्प्लेक्स तो सिंपल ही होगा, नन ऑफ दीस नॉर्मल होगा। फिर एक था कि मैट्रिक्स गिवन है विद रॉस हैविंग k एंड लाइक k-1 k-2, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वही सिंपल मैट्रिक्स है, यानी कि आपके पास एक आपको जो है ना एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटरमिनेंट आपको 0 के बराबर है, तो आपको अननोन k की वैल्यू निकालनी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। कल की क्लास में बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन। मेडियोकर का सिनोनिम आपको पूछना था, बताना था। व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डू वी नीड टू स्टडी द नीड ऑफ अंडरस्टैंड टेंपरेचर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना फिजिक्स का पेपर शेयर किया कि सर फिजिक्स इस बच्चे के नजदीक बहुत इजी थी। इस बच्चे के पेपर में जो फिजिक्स का पोर्शन आया इजी आया। देखो जो बच्चा तैयारी करके जाएगा उसके लिए फिजिक्स इजी है, जो नहीं करके जाएगा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर फिजिक्स के अंदर चैप्टर भी समझ में नहीं आ रहे थे कौन से चैप्टर से है, तो भाई वो बड़ा मशहूर शायर है ना, शेर है परवाज दोनों की इसी एक जहां में, है परवाज दोनों की इसी एक जहां में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। मोस्टली थ्योरी था और इस बच्चे का मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर था, नॉट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे बच्चे ने अपने ग्राफ वगैरह बताए हुए हैं, एक वर्चुअल इमेज इसको रिप्रेजेंट कर रही है, फिर 6xi प्लस 5y प्लस 12zk, तो ax प्लस क्या आ रहा था। इफ वी कट अ सिलेंडर z एक्सिस देन व्हाट वी ऑब्टेन द कोन सर्कल इनफिनिट प्लेन सिलेंडर, इसके रिगार्डिंग था। सिग्मा ई नॉट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वर्क क्या होगा हमारे पास थर्मोडायनेमिक के ऊपर।
फॉर कॉन्स्टेंट्स ऑफ टेम्परेचर वी नो दैट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन था। एरिया ऑफ द कर्व निकालना था, सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है। cos x की पावर, cos x यानी कि फंक्शन की पावर में फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखो रिपीट हो रहा है। समेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था 1 डिवाइड बाई e की पावर n। इसके अलावा e की पावर e की पावर e की पावर x का क्वेश्चन था। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको कई दफा लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। e की पावर e की पावर e की पावर x को सॉल्व कैसे करोगे, कभी डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, एक दफा अपने नॉर्मल फंक्शन को लिखोगे, एक दफा अपने नॉर्मल नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर पावर में आने वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। तो पावर में e की पावर x आ रहा है, इसको लिखोगे। अब इसकी पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लोगे। इसकी पावर में e की पावर x आ रहा है, उसको लिखा आपने। फिर इसकी पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कंप्लीट। अंडर व्हाट कंडीशन द लाइंस आर इंटरसेक्टेड। तो लाइंस इंटरसेक्टेड कब होती हैं, जाहिर सी बात है L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0, या फिर आपके पास जब तीनों लाइंस का डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो जाहिर सी बात है पॉइंट दोनों जगहों पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आपसे कंडीशन पूछी हुई, डिपेंड करते हैं ऑप्शन किस तरह के गिवन थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे, टेंजेंट का क्वेश्चन आ रहा था, एक मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन था कि भाई इस इक्वेशन के अंदर सर्कल का सेंटर क्या होगा। तो भाई अभी आप डायरेक्टली सेंटर का सर्कल नहीं निकाल सकते शॉर्टकट को अप्लाई करके। सर हाशिम की पहली ट्रिक को अप्लाई करो कि देखो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 1/2x² प्लस का 1/2y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8x प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में से 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर इस पूरी इक्वेशन में से मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा पॉजिटिव का y²। अब देखो यहां से 2 मुझे कॉमन लेना है। अब 2 अभी नीचे यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मुझे अगर लेट सपोज यहां से 2 कॉमन लेना है, यहां से 2 कॉमन लेना है, अभी 2 नीचे मौजूद नहीं है। तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 2 अपोजिट वाला जो नंबर होता है ना उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा 4 2 8x, ये बन जाएगा 16x, ये बन जाएगा 11 2 22 इक्वल टू 0। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो अगर मुझे इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लेना है और अभी 2 नीचे मौजूद नहीं है, तो अपोजिट साइड पे 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन में से 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 0 से जाके डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास ये फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर एक बेसिक जो फॉर्म होती है सर्कल की, उसके ऊपर ये इक्वेशन आ गई है। अब अगर मुझे सर्कल का सेंटर निकालना है तो सर हाशिम ने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो भी लीनियर x आ रहा है और लीनियर y आ रहा है, इनको डायरेक्टली -2 के ऊपर डिवाइड करवा दीजिए, तो आपके पास विद इन सेकंड सर्कल का सेंटर आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास 8 डिवाइडेड बाय -2, नेगेटिव का 4 बन गया। 16 डिवाइडेड बाय -2, ये बन जाएगा मेरे पास 2 8 ज़ारे 16, तो नेगेटिव का 8 आ जाएगा। तो नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 8 विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा भाई इसी तरीके से अब देखो मजीद यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन हैं, आई बिलीव दे ऑल आर इजी, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। एक जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय √x इंटू रूट के अंदर x² + 1, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको सॉल्व करना था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था रूट के अंदर टेंजेंट x है, फिर रूट में टेंजेंट x है, फिर रूट में टेंजेंट x है, और ये चलता जा रहा है। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, भाई लेट सपोज पूरी इक्वेशन जो है ना अंडर रूट वाली ये y के बराबर है। तो अब देखो चूंकि ये रिपीटेटिवली टर्म आ रही है, चूंकि क्या आ रही है, रिपीटेड टर्म आ रही है, तो भाई मैं कहता हूं पहले वाले टेंजेंट x के बाद अब चूंकि आगे फिर रूट टेंजेंट x है, फिर रूट टेंजेंट x है, फिर रूट टेंजेंट x है, तो ये बराबर है किसके, y के। तो आप फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू टेंजेंट x इंटू y। और फिर फाइनली आप क्या करोगे, तो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाओगे। कैसे कि भाई y से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास सिंपल y इज इक्वल टू टेंजेंट x बन जाएगा। अब अगर आपको उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ले लो जो भी आ रहा है इसका, sec², अल्लाह भला करे, sec² x के बराबर। तो बेटा देखो अगर तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई ये तमाम की तमाम रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू टेंजेंट x आ जाएगा, और फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो sec² के बराबर आएगा। बट मेरी नजर में या तो बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, क्योंकि ये वाली मशहूर क्वेश्चन होता है कि बीच में प्लस साइन होता है। सॉल्व वो भी इसी तरह के मेथड के ऊपर होगा कि आप उसे कंपेयर करवाओगे, फिर जो रिपीटेड टर्म होती है वहां पे y आ जाएगा, मगर वो फिर ये आंसर बन रहा होगा, ये y² - 2y वाला, उसके अलावा तो नहीं फॉर्म हो सकता यार। अच्छा इसके अलावा आपके पास मजीद जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे थे डेट वर रिगार्डिंग, अल्लाह भला करे किस चीज के रिगार्डिंग थे, ये रिगार्डिंग थे हमारे पास कि भाई आपके पास पर्टिकुलरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, या इनवर्स फंक्शन के रिगार्डिंग का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था, तो वो उसके क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सही है भैया। तो एक और जो पेपर बच्चे ने बताया कि टेस्ट सेंटर मेरा पेशावर का था, GIK टेस्ट के अंदर मैथ्स में ट्रिकी थे क्वेश्चंस विद द पास्ट पेपर्स के साथ, फिजिक्स बहुत इजी थी, कॉन्सेप्ट्स थ्योरी बेस्ड,
थे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ 2 थे, जबकि कुछ बच्चों ने बताया उनका मेजॉरिटी न्यूमेरिकल था। इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन था अबाउट सोशल लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अर्बन फैमिली, 13 क्वेश्चंस पैसेजेस से थे, 4 करेक्ट सेंटेंसेस थे, 2 फ्रेजेस थे, एक सिनोनिम हमारे पास आ रहा था। अच्छा बेटा, एक और ये पेपर आ रहा है, इस पेपर को भी जल्दी से जरा गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारे पास कल की लास्ट शिफ्ट का कोई पेपर है, बच्चों ने शेयर किया हुआ है। इसमें क्वेश्चंस काफी हद तक इजी, और ये कल वाले क्वेश्चंस ज्यादातर ये रिपीट हो रहे हैं कि भाई ये कल जो मैंने क्लास में सारे क्वेश्चंस बताए थे वो रिपीटेड है। 21 कॉम्बिनेशन 18 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय x इनटू ln x का क्वेश्चन हो गया, एरिया अंडर द कर्व अलोंग द x एक्सिस का क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन अपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 2x माइनस का 1 ln k के बराबर तो वैल्यू ऑफ k, ये तो आज की क्लास में ही बताया। इंटीग्रेशन e की पावर cos x स्क्वायर e की पावर sin x स्क्वायर, पावर ऑन x नॉट ऑन cos, अच्छा यानी कि x के ऊपर पावर है cos के ऊपर नहीं है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। a और b अगर दो आपके पास सेट्स आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग का क्वेश्चन था। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 वाला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। डेरिवेटिव ऑफ ln इनटू ln x का क्वेश्चन रिपीटेड है, 1 बाय ln x, फिर ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x आ जाएगा। 7th 8th और 9th टर्म और ऑफ अ जीपी आर कंसेक्यूटिवली, देन आपके पास a b c इज इक्वल टू व्हाट, सही है ना। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सेंटर ऑफ अ सर्कल के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट अ पॉइंट a, 2a, तो भाई इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल आपको कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट a, 2a। 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक ट्रिकी मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड जो होता है वो ये होता है कि जो पॉइंट गिवन उसको इक्वेशन आंसर्स में डाल के चेक कर लो किस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो इक्वेशन गिवन है यहां से स्लोप निकालो आप पहले अपना, m इज इक्वल टू नेगेटिव का एक दफा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, फिर नीचे डिवीजन में एक दफा डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, स्लोप की वैल्यू आएगी, उसके अंदर इस पॉइंट को डालो तो पूरा स्लोप आ जाएगा। फिर उस पॉइंट और स्लोप को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करोगे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इस स्लोप को परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पे अप्लाई करके नॉर्मल का स्लोप बना के इस्तेमाल कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ ln x का क्वेश्चन आया हुआ था, तो ln x की इंटीग्रेशन डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती भाई, ये u इंटू वी के फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। ये 10 दफा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता मैथ्स के अंदर, तो आपको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट पे सॉल्व करना होगा। ये आपका v है, ये आपका u है, तो सिंपल तरीके से आ जाएगा ln x का ln x, 1 की इंटीग्रेशन माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर आगे आप इस तरीके से लेके इसको चलोगे तो फिर आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, ln x का आप डेरिवेटिव लोगे, ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय x, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x के बराबर इंटू dx का dx, x से x कट गया तो ये बन जाएगा ln x का ln x, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x के बराबर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगेन x आ गया प्लस के c के साथ आंसर आ गया, x यहां से आप कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आ जाएगा ln x माइनस का 1, ये इसका आंसर होता है। अगेन रिमाइंडर कैलकुलेट करना था, फैक्टर थ्योरम के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सम अप टू द 2 टर्म्स, यानी कि सम अप टू 2 टर्म्स तक का सम आपको बताना है। इन 2 टर्म्स तक का आप सम कैलकुलेट करके बता दीजिए किसी इन 2 टर्म्स का सम से, बेसिक मैथ्स आ रही है। फिर आपके पास 4th टर्म नेगेटिव 1/3 और 8वीं टर्म 1/8 आ रही है, तो आपको एचपी के अंदर वैल्यू बतानी है। तो भाई ये आप पहले इसको, ये एपी के अंदर डेटा गिवन है तो इसको आप पहले कन्वर्ट करवाओ, एचपी में डेटा गिवन है आपको, एपी में पहले कन्वर्ट करवाओगे तो a8 की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। अब फाइनली कॉमन डिफरेंस निकालो और इसके अंदर आप 8वीं टर्म की वैल्यू पहले आप निकाल लो, या 9वीं टर्म की वैल्यू आप निकाल लो पहले एपी के अंदर, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, एचपी में आ जाएगा, बेसिक चीज है। और फिर हमारे पास मजीद कुछ बच्चों ने कल वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ था कि देयर वर आल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू 4/4 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्केलर मैट्रिक्स से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। टेंजेंट x by 1 by टेंजेंट x प्लस cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x एंड x वैल्यू वाज रिक्वेस्टेड। ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स के क्वेश्चन थे, सच फाइंडिंग एन एंगल इन रेडियन, इसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। इन फिजिक्स बेसिक डेफिनेशंस पूछी हुई थी, फॉर्मूलाज थे। माय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश वाज ब्लू स्टॉकिंग एंड फ्रेंच सैलरीज रिगार्डिंग था। सेंटेंस कॉम्पिटिशन था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट सेंटेंस था। फिर एक और बच्चे ने फिर हियर आर फ्यू मोर क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन माय टेस्ट। फिर एक बच्चे ने मजीद आज के दिन के अपना टेस्ट शेयर किया, इंग्लिश के अंदर उन्होंने बता दिया क्या क्या चीजें थी। फिर आज के अंदर अभी 1 घंटे पहले भी बच्चे ने अपना कमेंट के अंदर शेयर किया था कि 7 जुलाई का टेस्ट इजी था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, सिनोनिम्स जो आए हुए थे उन्होंने वो बता दिए। पैरा वाज अबाउट अ मैन टोल्ड अबाउट हिज फैमिली एंड हार्डशिप ड्यू टू रेजिंग द पोल्ट्री फार्म। इन मैथ्स मैट्रिक्स ऑफ व्हाट स्क्यू और समव्हाट, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑफ स्लोप रिगार्डिंग थे, रूट्स के रिगार्डिंग थे। और बाकी एक आध बच्चे ने अपने फिर सिनोनिम्स वगैरह शेयर अप किए हुए कि भाई इसके पेपर में क्या क्या सिनोनिम्स आए थे, क्या क्या चीजें आई थी, उन्होंने वो शेयर अप किए हुए अपने, सही ना भैया। तो ये इन्होंने सिनोनिम्स वगैरह अपने शेयर अप किए हुए हैं। तो ये इन्होंने, एक बच्चे ने अपने सारे सिनोनिम्स वगैरह
शेयर करके डिफाइन करे हुए हैं कि इनके पेपर के अंदर कौन कौन से इंग्लिश के अंदर वोकैब्स के क्वेश्चंस आए थे। सही है ना बेटा। तो ये हमारे पास ओवरऑल आज के दिन का जीआईके का कंप्लीट पेपर था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। आपके पास मजीद पेपर आते हैं, आप शेयर कर सकते हैं भाई, सदका जारी है, कोई मसले की बात नहीं है। सही है ना मेरा बच्चा। तो मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए जीआईके के एग्जाम के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, इस इदारे की तरफ से बहुत सारी दुआएं।